तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार तक पे। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित आया हूँ पॉलिटी का एक नए चैप्टर के साथ, जो कि टॉपिक है लोकसभा। ठीक है, हमने पहले भी इससे वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि राज्यसभा के बारे में था, संसद के बारे में था, और एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में बना के बताया था संसद के बारे में। तो अभी फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं डिटेल से, लोकसभा में क्या सब होती है और कितने सीट होते हैं, क्या इसका संरचना होता है और किस प्रकार से इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष काम करते हैं, और कैसे लोकसभा में जो है किसी भी बिल को पारित किया जाता है, और किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन होता है और उसके मंत्री परिषद का चयन किस प्रकार से होता है, कितने मंत्री होते हैं, टोटल जो है इसमें ओवरऑल हम लोग रिव्यू देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए। तो देखिए, लोकसभा की जो चर्चा है ना, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में है। ठीक है, यानी आर्टिकल 81 हमारा कहता है कि संसद का जो निम्न सदन होगा वह लोकसभा होगा। और ध्यान रखना है कि इस लोकसभा का और भी बहुत सारा नाम है, जैसे लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, और लोकसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं। जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट रूप से मतदान करती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी प्रत्येक 5 साल पे जनता इसमें वोटिंग करती है, वो लोकसभा के सभी सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, इसीलिए जनता का लोकप्रिय हुआ और ये जनता का सदन हुआ, और यह प्रत्यक्ष सदन भी हुआ क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, लोकसभा का जो गठन है वो हुआ है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आप एक चीज देखिए, लोकसभा का जो है अगर संरचना हम लोग देखें, ठीक ना, तो लोकसभा की संरचना में टोटल सीट यानी कुल सीटों की संख्या जो है ना वो है 552 सीट। परंतु वर्तमान समय में 552 सीट है नहीं, वर्तमान समय में ध्यान रखना है केवल 543 सीट है जिस पे इलेक्शन करवाया जा रहा है। लेकिन अभी 2020 से पहले लोकसभा में टोटल सीट 545 था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यानी 2 एंग्लो इंडियन को चुना जा रहा था 2020 में, जो कि एंग्लो इंडियन की मान्यता को समाप्त कर दिया, तो इसीलिए अब केवल 543 सीट ही बचा है। पहले 545 था जिसमें 543 पे इलेक्शन होता था, और 2 जो है ना एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा रहा था, जो अब संविधान संशोधन के द्वारा 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जा रहा है। ठीक ना, तो ये आगे आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक राज्य से, यानी हमारे जो भारत देश के 28 राज्य हैं, ठीक है, प्रत्येक राज्य से 530 प्रतिनिधि को चुना जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूटीज जो है, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से मिलाकर 13 सदस्यों को चुना जाता है। यानी राज्यों से कितना 530, केंद्र शासित प्रदेश से कितना 13। अगर आप 530 को और 13 को ऐड करते हैं तो 543 हो जाता है। लेकिन आगे भविष्य में अगर कहीं और किसी भी क्षेत्र में या किसी नए राज्य का गठन होता है या नए केंद्र शासित बनता है, तो वहाँ पे अगर लोकसभा की सीट की आवश्यकता होगी तो उसके लिए रिजर्व करके आप देखिए यहाँ पे ये सीट को रखा गया है वैकेंट करके, ताकि आगे अगर कहीं जरूरत पड़ी तो उसको दिया जाएगा। इसीलिए अधिकतम सीट हो सकती है 552। अधिकतम कितना हो सकती है? 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में अभी इसकी जो संख्या है ना 543 है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए, अभी जो आपको हमने जस्ट बताया था कि एंग्लो इंडियन की सदस्यता जो समाप्त की गई थी वो है जनवरी 2020 में 104वां यानी 104वें संविधान संशोधन किया गया, और इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य का जो विधानसभा होता है उसमें क्रमशः लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्य के विधानसभा में प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को चुना जा रहा था।
ये दोनों चीज को एंग्लो इंडियन का सदस्यता ही खत्म कर दिया गया है। तो अब ये चीज क्या हो गया, एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया, ठीक ना सीट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एंग्लो इंडियन आखिर होता क्या है, तो इसको समझिए। देखिए, जब हमारे देश के अंदर यूरोपियन कंपनी आए थे व्यापार करने के लिए, जिसमें कि आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। इस प्रकार से डच आए, स्वीडिश आए, फ्रेंच आए, हॉलैंड आए, ठीक ना, फ्रांसीसी आए, सभी कंपनी आए, अपना व्यापार किए गए, ठीक है। जिसमें कि ज़्यादा समय तक जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज रहे थे। तो जब ब्रिटिश रूल्स कर रही थी इंडिया में, तो उस टाइम पे हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जिसको भारत देश पसंद आने लगा, यहाँ की जो रीति रिवाज थी, कल्चर थी, वो पसंद आने लगी, तो वो यहाँ बस गया, ठीक है। और उनका जो है शादी विवाह भी भारतीय महिलाओं के साथ हुई, यानी भारतीय समाज के अनुसार भारत के स्त्री के साथ हुआ। यूरोपियन जो थे व्यापारी, वो जो अधिकारी थे, उसका विवाह हुआ, ठीक है। यानी यूरोपीय पुरुष भारतीय महिला का विवाह हुआ, तो उसका जो संतान हुआ, उसका जो बाल बच्चा हुआ, उसको कहते हैं हम लोग एंग्लो इंडियन, ठीक है। यानी यूरोपियन पुरुष भारतीय महिला, उनका जो संतान हुआ अगला पीढ़ी, वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो अब तो वो भारतीय नागरिकता के हकदार हुए और उनको भारतीय नागरिकता मिलेगा, तो उस टाइप के लोगों को कहा गया एंग्लो इंडियन। उसका संसद में सदस्यता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि कल के डेट में अगर उसके हक अधिकार के लिए कोई भी कानून बनता है तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकेगा, बोल सकेगा। इसीलिए पार्लियामेंट में उसका भी स्थान होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन को लिया गया था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। तो ये संविधान संशोधन करके उसको अभी समाप्त कर दिया कि उसका अब जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, तो वही चीज़ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया कि 2026 ईस्वी तक जो लोकसभा की सीट है ना, वो आपको 552 बनी रहेगी। यानी इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ लोकसभा के सीट में। कब तक? तो 2026 ईस्वी तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया? तो ये कहा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, ठीक है। यानी परिवर्तन नहीं होगा, 552 का 552 बना रहेगा 2026 तक। 2026 में फिर डिसाइड होगा कि इसमें आगे बढ़ाना है कि घटाना है, क्या करना है, वो 2026 में डिसाइड होगा। आगे देखिए, लोकसभा में जो है ना, लोकसभा में आप ध्यान रखिए, लोकसभा में जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि जो SC ST समुदाय के लोग होते हैं, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जाति होते हैं, और ST जो होते हैं शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनके लिए भी सीट आरक्षित है। यानी दोनों के लिए अगर आप देखें तो कुल सीट जो है ना, वो है आपको 131, जिसमें से स्पेशली SC के लिए 84 सीट है सॉरी, और ST के लिए 47 सीट है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि दोनों के लिए मिला करके कुल सीट है 131। उसमें स्पेशली अगर पूछे SC के लिए कितना होगा, 84 होगा, और ST के लिए कितना होगा, 47 होगा। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में, ठीक है, अपना जो स्टेट है बिहार, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा की सीट कितनी होगी, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी होगी। जैसे आप राज्यसभा के बारे में भी पढ़े थे, ठीक ना, तो बिहार में जो है ना लोकसभा की सीट जो है ना 40 सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में इसका सीधा डबल 80। फिर देखिए, लोकसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। चुनाव दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब हुआ जिसमें जनता डायरेक्ट मतदान करती है, ठीक ना, और अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ जिसमें जनता डायरेक्ट मतदान नहीं करती है, बल्कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, बीच के नेता को, वो मतदान करेगी आगे, ठीक ना। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है किसमें? राज्यसभा में, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। लोकसभा में जनता डायरेक्ट मतदान करती है प्रत्येक 5 साल पे, इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुका। तो अब देखिए,
लोकसभा का जो मतदान है वो प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष होता है। जनता 5 साल पे मतदान करती है, इसीलिए इसका कार्यकाल 5 साल का होगा। प्रत्येक 5 साल पे सभी के सभी सदस्य सदन से बाहर होंगे, फिर नए सदस्यों को चुना जाएगा और उसका शपथ ग्रहण होगा, फिर वो 5 साल तक आगे कार्यकाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात वही बात है, 5 वर्ष पश्चात लोकसभा का जो है लोकसभा भंग हो जाती है और इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ये ध्यान रखना, यानी लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी मतलब टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, 5 साल पे खत्म होगा। ठीक है, आगे देखिए। जबकि राज्यसभा में क्या था, अस्थायी था, वो कभी भंग नहीं हो रहा था। वो प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निकल रहा था, उसके बदले में फिर नए सदस्य को लिया जा रहा था। ठीक ना, तो एक साथ कभी भी राज्यसभा खाली नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो अस्थायी हुआ, परमानेंट हुआ हाउस। लेकिन ये 5 साल पे पूरा का पूरा खाली हो जा रहा है, इसीलिए यह अस्थायी हुआ, टेम्पररी हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ये जो है कार्यकाल कितना, तो कार्यकाल तो जनरली 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि 5 वर्ष से पहले भी इसे मतलब लोकसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा को। यह ध्यान रखना, यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि महोदय आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए। ठीक ना, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना पूरा मंत्री परिषद का हेड बॉस होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और उसके अंदर होते हैं सारे मंत्री परिषद के मेंबर्स। तो सारे मंत्री परिषद अगर उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के ऊपर जवाबदेही होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि आप लोकसभा को क्या कीजिए, भंग कर दीजिए और हम नए तरीके से फिर से गठन करेंगे। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकसभा की जो बैठक है उसको संचालित करने के लिए इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक जो है ना उपाध्यक्ष भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो है ना, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी दोनों सदन का ही मेंबर्स होता है। सदन मतलब लोकसभा का ही सदस्य होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष। एक व्यक्ति होगा अध्यक्ष और एक व्यक्ति होगा उपाध्यक्ष, यानी ये 543 में से ही 2 मेंबर्स हैं जो कि जो कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, एमपीज के द्वारा, ठीक ना, सांसद के द्वारा बहुमत के आधार पर चुना गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक बात आप और समझिए कि प्रत्येक सदस्य जो है ना, सदस्य यानी 543 में से जो सदस्य हैं, अगर किसी को भी अपना त्यागपत्र देना हो तो वो अपना त्यागपत्र सबसे पहले तो अध्यक्ष को देगा। ठीक है, और अगर अध्यक्ष नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अब तो ये तो हुआ सदस्य को देगा, ठीक ना, लेकिन अगर अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा, तो अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को। देखिए अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं, इतना ध्यान रखना। यानी सदस्य देगा पहले अध्यक्ष को और अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ध्यान रखना है, अगर किसी सदस्य को त्यागपत्र देना है और अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में सदस्य उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, सदस्य देगा पहले अध्यक्ष को, अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोकसभा के 2 अधिवेशन के बीच, अधिवेशन मतलब बैठक के बीच 6 महीना से अधिक का समय नहीं होनी चाहिए, यानी प्रत्येक 6 महीना पर एक बैठक होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 साल के अंदर 2 बैठक कंपलसरी है। अगर 1 साल के अंदर 2 बैठक नहीं होती है
तो फिर इसका जवाबदेही देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि लोकसभा के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल में 2 बैठक कंपलसरी है। फिर देखिए आगे, लोकसभा की जो प्रथम बैठक है ना, जैसे आपको बताया 1952 में तो गठन हुआ था 17, लेकिन उसका प्रथम बैठक कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 मई 1952 को, जब गठित हुआ उसी में। फिर देखिए आगे, लोकसभा का जो है ना वो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर, अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये था जी.भी. मावलंकर, जी से हो गया गणेश, भी से हो गया वासुदेव, और ये मावलंकर। ठीक है, तो जी.भी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर, ध्यान रखना है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। फिर अगर पूछ ले कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना, फीमेल में, तो वो होगा मीरा कुमार। ध्यान रखना है, मीरा कुमार, नाम कुमार है। महिला में अगर पूछे ना, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे आपसे, तो ये होगा मीरा कुमार, मीरा कुमार। यहाँ कुमार लगा हुआ है लेकिन यह फीमेल है, ये बात ध्यान रखना है, मेल नहीं है, ये महिला है, स्त्री है। तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हुआ है, तो हम अलग से आपको ये फैक्ट दे दिए। अब देखिए, अगर बात करें, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, ये महिला अध्यक्ष मीरा कुमार होगा, और ये अनंत श्यामन आयंगर जो है ना, ये उपाध्यक्ष होगा। ये टाइपिंग एरर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है हमारी टीम से, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या चीज़, प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सायनम आयंगर, और अगर कहे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, तो मीरा कुमार, फीमेल, नाम में कुमार है लेकिन फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर है आपको, कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी अगर एमपीज है तो एक साथ दोनों सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा का और राज्यसभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता है कोई भी मेंबर्स, या तो वह राज्यसभा में रह सकता है या फिर लोकसभा में रह सकता है, दोनों में से किसी एक व्यक्ति एक साथ दोनों जगह कैसे काम कर सकता है, आप खुद समझ सकते नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा को भंग कर सके, लोकसभा को विघटित कर सकता है, समाप्त कर सकता है, और इसके साथ साथ दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक जो है आरंभ कर सकता है, बुला सकता है। ठीक है, फिर एक और है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है मेंबर्स एक साथ आते हैं। ठीक है, और जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 108 में है, संयुक्त अधिवेशन की राष्ट्रपति बुलाते हैं और वहां पर अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है। आपको बताएंगे आगे संयुक्त अधिवेशन किस कंडीशन में बुलाया जाता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति यानी कि एमपी सदस्य, ठीक है, लोकसभा का सदन की बैठक से लगातार 6 महीना तक बिना परमिशन के, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, यानी अगर कोई सांसद संसद की सभी बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिन मतलब 2 महीना, 60 दिन मतलब कितना, तो 2 माह, अगर लगातार 2 माह तक बिना अनुमति का जो है, बिना अध्यक्ष की अनुमति का, परमिशन का वो एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह पावर है, यह अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर अनुमति ले करके एब्सेंट हुआ, स्वास्थ्य खराब होने के कारण या किसी और घटना की वजह से,
तो अलग बात है। लेकिन अगर बिना इन्फॉर्म किए हुए अध्यक्ष को लगातार 60 दिन तक 2 महीना तक अनुपस्थित रहता है तो उस सांसद की एमपीज की सदस्यता समाप्त करने का पूरा राइट्स है, अधिकार है, पावर है किसको? अध्यक्ष को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक सांसद का शपथ ग्रहण, जो ऑथ सेरेमनी होता है, शपथ ग्रहण, वो पावर है किसके पास? वो दिलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। यानी प्रत्येक सांसद को शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके या अगर राष्ट्रपति नहीं है, मान चलिए राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब है या अनुपस्थित है, किसी विदेश दौरा पर है, और उस टाइम पे अगर शपथ दिलाना है, शपथ समारोह है, तो विदेश से तो आएंगे नहीं, या अगर वो बीमार है तो नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके बदले क्या है, एक प्रावधान संविधान में कि राष्ट्रपति के द्वारा ना किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है कि आप जो है सांसद को शपथ दिला दीजिए। ठीक है, तो ये प्रावधान है स्पेशल केस में। जनरली क्या होता है कि जनरली राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण दिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की लोकसभा यानी लोकसभा के बारे में कहा जा रहा है कि वह जो है राज्यसभा की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी लोकसभा मजबूर नहीं है कि जो राज्यसभा ने बोला उसको मानना है, उस काम को करना ही है। वो अपना पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर उसका इच्छा है कि हाँ सही बात है, मानना चाहिए, तो वो साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उस बिल को पारित करेंगे। अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो वो अपना रिजेक्ट कर देते हैं, बिल को खारिज कर देते हैं। यानी लोकसभा पूरी तरह से स्वतंत्र है और राज्यसभा भी अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है धन विधेयक, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद नंबर 110 में है, ध्यान रखना है, धन विधेयक की चर्चा है। ठीक ना, तो इसके बारे में कहा गया है कि धन विधेयक जो है ना, सबसे पहले सर्वप्रथम लोकसभा में ही जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, भी रखिएगा इसको। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये धन विधेयक आखिर है क्या ऐसा इसमें, है ना? तो धन विधेयक का थोड़ा सा परिभाषा समझ लीजिए। क्या होता है कि टैक्स से संबंधित, यानी कि कर से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक में आएगा। चाहे कर में वृद्धि करना हो, या कर में कमी करना हो, या किसी पुराने कर को समाप्त करना हो, या किसी नए कर को लागू करना हो, इनसे संबंधित अगर कोई बिल है, विधेयक है, तो वो आता है धन विधेयक की श्रेणी में, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, तो धन विधेयक पहले लोकसभा में आएगा, जहां पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का अवसर मिलता है कि आप इसके डिसाइड कीजिए आपको क्या निर्णय लेना है। अगर 14 दिन के अंदर डिसाइड नहीं करता है तो फिर उसको ऑटोमेटिक पारित समझा जाएगा, क्योंकि धन विधेयक ना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, पहले अनुमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति से पहले मंजूरी ले लिया जाता है कि हम धन विधेयक पेश करने वाले हैं। राष्ट्रपति बोलते ठीक है आने दो, है ना? तो राष्ट्रपति तो पहले ही परमिशन दे चुका है, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति पारित करेंगे ही करेंगे उसको। ठीक ना, तो इसीलिए यहाँ पे राज्यसभा इस मामले में, धन विधेयक के मामले में पावर उसका थोड़ा कम दिखता है, न्यूट्रल हो जाता है। बेचारे को मात्र 14 दिन का समय मिला है, जबकि कहने के लिए राज्यसभा उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि उच्च सदन वाला, यहाँ इसको पंगु बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक शब्द है कि मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होता है? तो प्रधानमंत्री के अंदर जितने भी उसके कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं काम करने वाले, ठीक ना, जैसे रेल मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंदर, जिसका हेड बॉस अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री, तो उसी को बोलते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो है ना, वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होता है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, एक टॉपिक है गणपूर्ति, जिसको बोलते हैं हम लोग कोरम। यानी अगर संसद की बैठक को संचालित करना है तो उसमें एक कोरम का सिस्टम है गणपूर्ति का, कि पहले काउंट किया जाता है कि कितने एमपीज आए हैं सदन में, कितने सांसद उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे सिस्टम है 10% का, यानी 10% का।
कि कुल सदस्य संख्या, कुल जो है सांसद की संख्या का अगर 10% सदस्य उपस्थित हुआ है सदन में, तभी जो है संसद की कार्यवाही को आगे चलाया जाएगा, वरना संसद की बैठक को समाप्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कोरम, यानी गणपूर्ति 10% होगा। जैसे कि अभी लोकसभा में आपको बताया कि 543 सीट है वर्तमान समय में। ठीक है, तो इसका 10% हम लोग निकाल लेंगे और इसका 10% निकालने के बाद आपको जो आएगा, ठीक है, उसको काउंटिंग किया जाएगा। मतलब कहने का आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 55, लगभग कितना 55 सदस्य, 55 सदस्य अगर उपस्थित है तो सदन की बैठक चलेगी, वरना सदन की बैठक नहीं चलेगी। बस सिंपल बात है। राज्यसभा में भी सेम है, उसमें भी सेम है, 10% होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने आपको बताया प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, ठीक है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। यहाँ देख लीजिए, फिगर बनाए हम आपको समझाने के लिए स्पेशली। तो देखिए मंत्री परिषद क्या होता है, इसको समझिए बहुत आराम से। मंत्री परिषद में हमने आपको बताया कि सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी स्वयं होते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, और इसमें कौन कौन होंगे इसके अंदर, तो शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, रेल मंत्री, सभी मंत्री जितना केंद्रीय स्तर के मंत्री है वो सभी। ठीक है, गृह मंत्री भी ना, वित्त मंत्री भी ले लीजिए, विदेश मंत्री भी ले लीजिए, और भी बहुत सारे मंत्रीगण होते हैं जिसको अपना स्पेशली विभाग मिलता है। जैसे रेल मंत्री जो है उनको रेल डिपार्टमेंट देखना है, विदेश मंत्री जो है उसको विदेश डिपार्टमेंट देखना है, और उससे संबंधित उसको रिपोर्ट करना है प्रधानमंत्री को। फिर प्रधानमंत्री सदन में जाके अपना रिपोर्ट करते हैं और जनता तक सारी बातें पहुंचती है। इस तरह से पूरा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द अभी आपको हमने बताया था, संयुक्त अधिवेशन। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज। संयुक्त अधिवेशन यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत खराब चीज भी है। अब कहिएगा ये क्या हो गया, तो देखिए इसकी जो चर्चा है ना वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में है, यानी 108 में है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। इसमें देखिए क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच, जब लोकसभा और, ठीक है फिर से मैं कर देता हूं, संयुक्त अधिवेशन और इसकी चर्चा बोले आपको अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 108 में है। ज्वाइंट सेशन अंग्रेजी में कहते हैं। और इसमें क्या होता है तो वो आप देखिए, इसमें होता है क्या कि लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है, यानी लोकसभा की बातों को राज्यसभा नहीं मानता हो या फिर राज्यसभा की बातों को लोकसभा नहीं मानता हो, ठीक ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है कि आ जाओ, फरिया के सरियाते हैं। ठीक है, आपस में झगड़ो मत। जैसे दो भाई झगड़ा कर रहा हो तो दादाजी दोनों को बुला के बैठाते हैं, समझाते हैं कि दोनों एक ही है, अलग नहीं है, लड़ो मत, है ना, आपस में फरिया के सरिया लो। तो यही बात है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब आपसी मतभेद हो जाए, न तो लोकसभा की बात राज्यसभा मानता हो न राज्यसभा की बात लोकसभा मानता हो, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, यानी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। परंतु इसकी जो अध्यक्षता है ना, इसकी जो अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष, तो लोकसभा का।
ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता इस बैठक की कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। आपको पता है कि लोकसभा में अभी कितना सीट? तो 543 सीट। राज्यसभा में कितना सीट? 245 सीट वर्तमान समय में, हालांकि 250 अधिकतम हो सकती है। तो यहाँ पे सभी सदस्य आएंगे, यानी ये 543 भी आएगा, ये 245 भी आएगा, तो जोड़ करके हो जाएगा कितना? तो आप इसको जोड़िए, 53887, सही है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी। जब आपसी मतभेद होगा दोनों के बीच तो उस कंडीशन में बुलाई जाएगी। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे कौन? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबिया लगा के इसको याद रखना है और समझना भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी हमने जितना लोकसभा के बारे में बताया ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो हमारे वीडियो को पॉज करके लिखिए, बार बार उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पे एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप समय का यूटिलाइज कीजिए, ठीक ना। जिंदगी में अभी ऐसा दौर चल रहा है कि लगभग हर एक लोग परेशान है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, ऑनलाइन के बहाने आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है ढंग से। ऑनलाइन में आके 4 को क्वेश्चन दे दिया, ABCD करवा दिया, चिन्ह लगवा दिया, वो नॉलेज नहीं है, वो फैक्ट नहीं है, वो आपके माइंड को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं आपको हर एक टॉपिक इसी तरह का कवर कराने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अभी हमारे पास उतना ज़्यादा सुविधा है नहीं, परंतु जितना है उसमें हम आपको बेहतर से बेहतर समझाने का कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश जारी रहे, आप भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए। उम्मीद है कि आप भी सफल होंगे, हमारा भी जो है चैनल सफल होगा। तो इस पे देखिए, एक लास्ट में मैं आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ कि अगर जो है आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो सबसे पहली बात तो आप समय का जो है सदुपयोग कीजिए, ठीक ना। और दूसरी बात यह भी है, छोड़िए शायरी मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, अब ये बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए आपसे विदा लेते हैं। तो देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उसको सब्सक्राइब करवाइए। हमारा टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बदल बदल के, सब्जेक्ट बदल बदल के वीडियो चलता ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।